ओपन कोर्स की बेसिक मैथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम देखेंगे रेशियोज़ क्या होते हैं, इन्हें हम किस तरह से कैलकुलेशन में यूज़ में लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो क्या क्या होती हैं, कंपाउंड और कंटिन्यूड रेशियो जो कि टाइप ऑफ रेशियोज़ हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ उन प्रोपोर्शंस की क्या होती है, फिर उन्हीं प्रोपोर्शंस में मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है और हम इसे किस तरह से कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे यूनिटरी मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हम लोग करते हैं इस कैलकुलेशन में। नेक्स्ट हम यूनिटरी मेथड का ही डायरेक्ट वेरिएशन देखेंगे और एक इनवर्स वेरिएशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन के पहले टॉपिक से, रेशियोज। जब भी हमें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम या तो उन्हें सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं या फिर डिवीजन के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के साथ अपने वेट को अगर कंपेयर करना है, अपने वजन को कंपेयर करना है, तो अगर आपका वेट है 70 kgs और आपके फ्रेंड का वेट है 80 kgs, तो इसे कंपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन करके देखा। दूसरा तरीका है अगर हम इन दोनों वेट्स को डिवाइड करके देखें, तो अगर हम 80 को डिवाइड करें 70 से तो हमें रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा, 0 से 0 कटेगा तो 8/7। तो ये कंपेयर करने का एक तरीका है कि या तो हम उसे एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर करें, एब्सोल्यूट वेट के टर्म्स में जैसे यहाँ पर आया 10, या फिर हम उसे रेशो के टर्म्स में कंपेयर करें कि आपका वेट हो जाएगा 7 यूनिट्स और आपके फ्रेंड का वेट हो जाएगा 8 यूनिट्स। तो ये कुछ ना कुछ टाइम्स आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम है जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 100। आपने स्कोर किए मान लीजिए उसमें 60 और आपके फ्रेंड ने उसमें स्कोर किए 40। तो अब अगर हमें इसमें फिर से हमें इसमें अगर कंपेयर करना हो तो या तो हम इसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो वो हो जाएगा 20 का डिफरेंस है, या फिर हम इसे रेशो के टर्म में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 40। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3/2। तो आप देखेंगे कुछ या तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम डिवीजन टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं। जब भी हम डिवीजन में कंपेयर करते हैं तो हमारी यूनिट्स छोटी हो जाती हैं। 80, 70, 8 और 7 में कन्वर्ट हो गए। 10 हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो छोटे होकर हमारे पास आते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज में हमें काम करना पड़ता है। ये हमारे लिए बेनिफिट करता है कैलकुलेशन में। इसी वजह से हम लोग रेशियो मेथड का एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम उन्हें हाउ मैनी के टर्म्स में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया और हमारे पास रेशियो आया 2:1, तो हम कहेंगे कि ये उसका 2 टाइम्स है, या 3:1 आया तो हम कहेंगे उसका 3 टाइम्स है, या मान लीजिए 5/2 आया तो हम इसे कहेंगे ये 2.5 टाइम्स है। तो कुछ ना कुछ टाइम्स हम इसे कंपेयर करें, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है कुछ ना कुछ। 0.5 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, ऐसे कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, लेकिन हम उसे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइड बाय टाइम से कंपेयर कर रहे हैं हम उसे। अब जब भी इस तरह का कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट्स सेम होने का मतलब, जैसे हमने यहाँ पर वेट कंपेयर किया था 80 kg और 70 kg, तो दोनों की यूनिट्स थी kg और kg। यहाँ पर हमने मार्क्स कंपेयर किए थे तो दोनों की यूनिट्स सेम थी यहाँ पर भी। अब जैसे तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक रेस है, दो रेस हैं, एक है 1 किलोमीटर की और दूसरी रेस है 300 मीटर्स की। अब इन दोनों चीज़ का हमें रेशो लेना है, तो या तो हम लिखें 1/300, पर ये सही नहीं है क्योंकि ऊपर जो हमारा 1 था वो किलोमीटर्स में है और नीचे जो हमारा 300 है वो मीटर्स में है। तो हमेशा हम जब भी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे रेशो के टर्म्स में तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अब इस केस में या तो हम 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या 300 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईजी के लिए हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1000, डिवीजन में आ जाएगा 300। अब आप देखेंगे दोनों की यूनिट्स हैं, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, और सिंप्लीफाइड में जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/3। तो जब हमने दो रेस ट्रैक्स को कंपेयर किया जिसमें पहला रेस ट्रैक था
1 किलोमीटर का, दूसरा रेस का ट्रैक था 300 मीटर्स का। तो जो सिंप्लीफाइड रेशियो आया वो 10/3 या 10:3। अब जो लास्ट रेशियो हमने लिखा, आप इसमें नोटिस करेंगे हमने यूनिट्स नहीं लिखी हैं, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को डिवाइड में लेते हैं तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं डिवीजन में। चौथी बात, जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे किसी भी रेशियो में, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि उसे होल नंबर्स की टर्म्स में लिखें। अगर वो होल नंबर के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी रेशियो किसी भी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो अगर मैं निकालूं और न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाए 2.4 और डिवीजन में आ जाए मेरे पास मान लीजिए 5, तो वैसे तो हम इस रेशियो को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम प्रिफर करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों कोई ना कोई होल नंबर्स हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, जो डेसिमल था पॉइंट उसको मैंने नीचे डिवीजन में ले लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा 12/25। तो जब भी हमें दो रेशियोज हम निकालें जिनमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों डेसिमल में आ रहे हों, तो हम प्रिफर करेंगे कि उन्हें होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे यहाँ पर हमने 2.4:5 को कन्वर्ट किया 12:25 में। यहाँ पर एक चीज़ और थी, जब भी हम रेशो निकालते हैं तो वी डिनोट रेशो एंड यूज द सिंबल is2। is2 का मतलब, जैसे यहाँ पर हमने 2/1 लिखा था तो इसे हम लिख सकते हैं 2:1। 3/1 लिखा था, इसे हम लिखेंगे 3:1। 5/2 लिखा था, इसे हम लिखेंगे 5:2। ये जो is2 है, ये इसे हम is2, ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, 5:2, 3:1। फिर जब भी रेशियो ऑफ टू नंबर्स हमें निकालना होता है तो हम उसे हमेशा लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जब 2.4 डिवाइड बाय 5 था, उसे हमने 24/50 भी हम लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने उसे सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाइड रेशियो हमने लिखा 12:25 या 12 डिवाइड बाय 25। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, the ratio of two similar quantities is an absolute abstract quantity, that means it has no units itself। ये हम ऊपर अभी हमने एग्जांपल में देखा था, जब हमने kgs को कंपेयर किया था 80 डिवाइड बाय 70, इसकी यूनिट थी kg में, इसकी भी यूनिट थी kg में, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया था 8:7, 8/7, और इसकी कोई यूनिट नहीं है। मतलब जो भी हमारा रेशियो आता है वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को जब हम रेशियो के टर्म में लिखते हैं तो हमेशा ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि उनके जो भी यूनिट्स हैं वो सेम हो, और जब डिवीजन में हम यूनिट्स को लेंगे तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो जो भी हमें रेशियो मिलेगा वो यूनिटलेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था जब हम फ्रैक्शंस में डील कर रहे थे। यहाँ पर हम उसे रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज। मान लीजिए हम रेशियो ले लेते हैं 2/3 या 2:3, 2/3। अब हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेशियो मान लीजिए मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2। ये ध्यान रखिएगा हम सेम नंबर से हमेशा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें दे देगा 4 और ये हमें दे देगा 6। तो आप देखेंगे यहां पर है रेशियो 2/3, 2:3, और यहां पर है रेशियो 4:6। ये दोनों रेशियो सेम है। इसी को अगर हम चाहें तो अगर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 3 3 9। ये तीनों रेशियोज एब्सोल्युटली सेम है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो था, सिंपलेस्ट रेशियो तब होता है जब SCF, जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है SCF वो 1 हो। यहाँ पर चूंकि 1 है दोनों के बीच में फैक्टर, तो इस वजह से ये
हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो का। अब इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अगेन सेम चीज यहां पर है, जैसे यहां पर हमने 6/9 है, यहाँ पर 4/6 है। इन नंबर्स को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें, जैसे हम 2/3 को ही ले लेते हैं, 2/3 इसे हम डिवाइड करते हैं मान लीजिए 5 से, इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपको पता है इसे जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5। 5 और 5 अगेन आपस में कैंसिल होके हमें सेम ही चीज देगा 2/3। तो कोई भी जब हमें गिवन रेशो हो उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते हैं। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है when 2 or more than 2 ratios are multiplied with each other we get a compounded ratio। यहां पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड रेशियो। कोई भी रेशियोज हो सकते हैं, हमने लिया मान लीजिए 1/2, दूसरा हम ले लेते हैं एक 3/2। अब जब हमें इन दो रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। अब ये 3/4 जो है इसे कहते हैं हम कंपाउंडेड रेशियो। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम और भी रेशियोज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कितने भी रेशियोज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशियो। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी रेशियोज हैं, ये आप देखेंगे A/B, दूसरा रेशियो है C/D, तीसरा रेशियो है E/F, और इस तरह से कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियोज हो सकते हैं। ये रेशियोज आपस में जब आप देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशियोज लिखे हुए हैं। अभी हमने ऊपर देखा था इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशियोज क्या होते हैं, जो हमेशा इक्वल रहेंगे आपस में। तो इस तरह के रेशियोज में जब हम इनके न्यूमरेटर पार्ट्स को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट्स को सब्ट्रैक्शन डिवीजन में ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा फाइनल रेशियो आता है वो इनिशियल रेशियोज के सेम होता है। इसका क्या मतलब देखिए, जैसे एक सिंपल सा हम रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, 1/2। इसका हमें इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/4। फिर से हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/6। अब हम क्या करते हैं, इनके न्यूमरेटर पार्ट्स को ऐड करके देखते हैं। 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10 + 2 12। ये रेशियो हमारे पास आया। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा 1/2, जो कि इन्हीं रेशियोज के बराबर है। तो वही ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशियोज लिखे हों, उनके जब भी हम न्यूमरेटर पार्ट्स को ऐड करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट्स को ऐड करके जब उन्हें डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा उन रेशियोज के इक्वल होगा। अब इसका हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसे देखने के लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक 8 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 70% मिल्क है, उसे हमें मिक्स करना है 3 लीटर के सॉल्यूशन से, उसमें भी 70% मिल्क है। अब हमें ये बताना है कि जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा 8 लीटर और 3 लीटर को मिलाने के बाद, उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होगा। अब इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो हम नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करने बैठे तो हम लिखेंगे कि 8 है, 8 लीटर से उसमें 70% मिल्क है, तो 7/10, 7 8 56, तो मिल्क हो जाएगा हमारे पास 5.6 लीटर। सेकेंड केस में 3 लीटर्स टोटल क्वांटिटी है और 70% मिल्क है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 से, ये हो जाएगा 2.1 लीटर। अब 5.6 और 2.1 ये दोनों मिल्क की क्वांटिटीज हैं, तो टोटल क्वांटिटी जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.7 लीटर मिल्क, और जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो होगा 8 और 3 मतलब 11। तो जब हमें परसेंटेज निकालना है मिल्क का, तो हम लिखेंगे 7.7 जो कि मिल्क की क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी हमें लिखनी है, तो वो है 11।
इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा 7/10 विच इज इक्वल टू 70% मिल्क। ये हुआ पहला नॉर्मल तरीका करने का। अब यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद है, एग्जाम में अगर आपको ये याद रह जाए, आप इतनी प्रैक्टिस करें, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 70% लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है यहां पर भी हम मिल्क 70% ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी मिल्क हम 70% ही ऐड कर रहे हैं। जो मिल्क 70% ऐड करने का मतलब जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का वो 70% है। तो यहाँ पर 70% मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर 70% मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन, तो सेम हो जाएगी बात। दो इक्विवेलेंट रेशियोज को हम यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं, तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो 70% का ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। यहां पर मैं लिख देता हूं 70% आंसर, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे। 6th प्रॉपर्टी है, जब भी अलग अलग रेशियोज दिए हुए, यहां पर आप देखें ऊपर जो था हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज थे सारे, आप देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन थे, यहां पर सारे अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं। अब प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी सारे अलग अलग रेशियोज दिए हों और उनके हम न्यूमरेटर पार्ट्स को ऐड करें और डिवीजन में लें उनके एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर्स के पार्ट्स को, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इन रेशियोज के जो सबसे छोटा रेशियो होगा उससे बड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा रेशियो होगा उससे कम होगा। मतलब उस बड़े और उस छोटे रेशियो के बीच की जो रेंज है उसके बीच में ही हमारा आंसर आएगा। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, 3 रेशियोज हमें दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है। 1/2, 3/4, 6/5 इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, हमें ऐड करना है न्यूमरेटर पार्ट्स को, तो 6 + 3 9 + 1 10, ये हमें देगा 10। डिवीजन में 5 + 4 9 + 2 11। अब 1/11 होता है 0.0909 और ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो जब हम इसे 10 टाइम्स करेंगे तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को, तो ये हो जाएगा 0.909 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सबसे छोटा रेशो है वो होगा 1/2 मतलब 0.5, और जो सबसे बड़ा रेशो है वो ऑब्वियसली 6/5 होगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर रेशो है, तो 6/5 होता है हमारा 1.2। तो आप देखें जो हमारा और ये 3/4 होता है, ये भी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ 0.75। तो जो सबसे छोटा रेशो था हमारा उसकी वैल्यू थी 0.5, जो सबसे बड़ा रेशो था उसकी वैल्यू है 1.2, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 0.9। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े रेशो के बीच में लाई कर रहा है समवेयर। ठीक है, तो जो भी हमारा इस तरह की जब रेशोज का हम सम लेते हैं न्यूमरेटर और पार्ट्स का अलग अलग, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा हम रेशोज को आपस में ऐड नहीं कर रहे हैं, हम रेशोज के न्यूमरेटर पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं, फिर डिवीजन में रेशोज के डिनोमिनेटर पार्ट को ऐड कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी 6th प्रॉपर्टी। अब हमें देखना है कंटिन्यूड रेशियोज क्या होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था, हमने लिखा था 2:1, 3:1, 5:2, तो हम दो रेशियोज को हम लिख रहे थे या दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे थे। जब हम 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, जैसे आप अपने 3 दोस्तों का वेट कंपेयर कीजिए या अपने 3 दोस्तों की सैलरी कंपेयर कीजिए, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूड रेशियो। जैसे एग्जाम्पल हम लिखें 2:3:5। अब यहाँ पर हमने 3 क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर किया। अगर हम इसे लिख दें, ये 2 को हम मान लें कोई ए चीज़ है, ये बी है और ये सी है, तो हम लिख सकते हैं A:B। ए और बी को देखना है तो 2:3 हो जाएगा। B:C हमें अगर देखना है, B:C वो हो जाएगा 3:5, और A:C अगर हमें देखना है, A:C तो वो हो जाएगा 2:5। तो इस तरह से जब हम 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज को हम या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं रेशियो के टर्म्स में, तो हम उन्हें इस तरह से लिखते हैं। और ये 2:3:5:6:7 कुछ भी आप रेशियो ऐसे लेते जाइए, वो होंगे कंटिन्यूड रेशियोज।
ये था हमारा रेशियोज का पार्ट। रेशियोज के हमने सारे बेसिक्स देखे। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अगर दो रेशियोज हैं जो कि इक्वल हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन के लिए हम साइन यूज करते हैं ये वाला, और उसकी जगह जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इक्वल टू पुट करते हैं। अब आप डिफरेंस देखें, जब हम रेशो लिख रहे थे तो रेशो में पहले मैं आपको प्रोपोर्शन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 क्वांटिटीज हैं या 2 रेशोज हैं, A:B, दूसरा रेशो है C:D। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों रेशोज तभी प्रोपोर्शन में होंगे जब A/B या A:B इक्वल हो C/D या C:D के। और इस फॉर्म को हम लिखते कैसे हैं प्रोपोर्शन के टर्म्स में? A:B को हम एज इट इज लिखेंगे और इक्वल टू का साइन जो है वो ऐसे डबल कोलन से रिप्रेजेंट होता है, और C:D को हम फिर से लिख देंगे C:D। यहां पर A:B एक रेशो है, C:D दूसरा रेशो है, और ये बीच में जो साइन है ये है प्रोपोर्शन का साइन है। प्रोपोर्शन का साइन मतलब A:B का रेशो जो है वो C:D के रेशो के बराबर है। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, जब हम रेशोज लिखते हैं तो रेशोज होंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, रेशो जो होते हैं वो एक्सप्रेशन है, और प्रोपोर्शन जो है वो इक्वेशन है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है, ये हम हमारे अलजेब्रा वाले पार्ट में पॉलिनोमियल्स में हम देख चुके हैं। जो कि प्रोपोर्शन में हम इक्वलिटी का साइन यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये इक्वेशन हो जा रहा है। फिर इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली जब यहां पर दो रेशियोज इक्वल थे तभी हम उन्हें प्रोपोर्शन में लिखेंगे कहेंगे। अगर वो प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम उन्हें प्रोपोर्शन में नहीं मानेंगे। इसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए रेशो है 2/3, इक्विवेलेंट रेशो हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 4/6। तो आप देखेंगे जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही रेशो आ रहा है, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशो है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2:3 इज इन प्रोपोर्शन विथ 4:6। अब अगर यहां पर 6 की जगह मान लीजिए 5 होता, तब ये इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन इक्वेशन नहीं रह जाते, तब ये दोनों 2/3 और 4/5 प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बीच में दो रेशोज के इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए। अब जो प्रोपोर्शन के हमने यहां पर ये देखा था, जो नोटेशन देखी थी, इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो सेकंड और थर्ड टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मिडिल टर्म्स। इसे मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं। पहला रेशो है A:B, ये प्रोपोर्शन में है C:D के। अब जो B और यहां पर C है, और यहां A और यहां पर D है, तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है A और D, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो B और C है जो मिडिल टर्म्स हैं इन्हें हम कहेंगे मिडिल टर्म्स। ये सारी प्रोपोर्शन की नोटेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अगर 4 नंबर हमें गिवन है जो कि प्रोपोर्शन में है, तो जो उनके एक्सट्रीम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उनके मीन्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे हम यहीं पर देख लेते हैं। अगर इस नोटेशन में हम देखें तो इसे हम लिखेंगे A:D इज इक्वल टू B:C। सिंपल सी बात है, ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इस प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D के टर्म्स में। D को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, B को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा A:D इज इक्वल टू B:C। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन देन लास्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे
यहाँ पर A/B प्रपोर्शन में था C/D के। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला पार्ट है D, इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ये नॉमेनक्लेचर है सारा, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये नॉमेनक्लेचर है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 3 वैल्यूज दे दी जाएंगी, मान लीजिए A, B और C की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है। या B, C, A, B की D की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए या थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कुछ होता है जो हमारी इक्वेशन में ये कहलाता है। नेक्स्ट है, अगर ए बी सी 3 नंबर्स हैं जो A/B/C, अभी हमने ऊपर देखा था जब भी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज हम रेशो में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इफ 3 नंबर्स आर सच दैट A/B/C, दे आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और यहाँ पर B जो होता है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है और C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। मतलब अगर हम लिखें A/B/C, तो यहां पर इसे हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C। अब यहां पर B जो है वो हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल और C जो है वो हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। तो C हमारा है थर्ड प्रोपोर्शनल, B हमारा है मीन प्रोपोर्शनल। ये सारी टर्म्स हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं एग्जाम में। इन नाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए या मीन प्रोपोर्शनल बताइए या ऊपर फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो ये नाम आपको एग्जैक्टली बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशो प्रोपोर्शन में भी यूज होता है, प्लस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा में भी, तो वहां पर भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करते हैं। कंपोनेंडो क्या होता है? मान लीजिए कोई एक आपके पास प्रोपोर्शन दिया है A/B की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 2/3 मान लीजिए आपको दी हुई है। A/B इज इक्वल टू 2/3। तो कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में +1 से दोनों साइड पे +1 या 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A/B +1 इज इक्वल टू 2/3 +1। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A + B/B और यहाँ हो जाएगा 3 + 2 5/3। तो ये जो पार्ट लिखा है ये कहलाता है कंपोनेंडो। कोई रेशो गिवन थे आपको, उनमें आपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे +1 ऐड किया, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन आएगा उसे हम कहते हैं कंपोनेंडो। सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाते हैं डिविडेंडो में हम यही एग्जांपल ले लेते हैं A/B इज इक्वल टू 2/3। अब डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, वहां पे ऊपर हमने +1 ऐड किया था, यहाँ पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A/B -1 इज इक्वल टू 2/3 -1। इसे हम लिखेंगे A - B, डिनोमिनेटर में रहेगा B इज इक्वल टू 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो नोटेशन है ये हो जाती है डिविडेंडो, इस प्रोपोर्शन का डिविडेंडो है ये। अब हम देखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइंड क्या होते हैं। तो अगर इस पार्ट में अगर मैं इसे कहूं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं कहूं इक्वेशन नंबर 2, तो जब हम इन्हें जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा A + B और डिवीजन में आ जाएगा A - B। B से B कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, और राइट हैंड साइड पे होगा न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -1। तो हम 1 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस ऊपर लगा देते हैं। तो ओवरऑल हमें मिलेगा -5 या -5/1। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में जब भी हमें रेशो दिया हो या ऐसे प्रोपोर्शन दिए हो, उसमें हम कंपोनेंडो सिर्फ लगाना है तो हम दोनों साइड +1 ऐड करेंगे, यदि डिविडेंडो लगाना है तो हम दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो A/B इज इक्वल टू 2/3 हमें गिवन था,
और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमने उससे डायरेक्ट निकाला। तो जब भी कंपोनेंट और डिविडेंड हमें डायरेक्ट लगाना होगा तो हम इस तरह से दो पार्ट्स में ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 था, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे a माइनस बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे होगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 + 3 5, और डिनोमिनेटर में होगा 2 - 3 -1। तो हम 1 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस ऊपर दे देते हैं, -5। सेम आंसर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है। इसकी यूटिलिटी होती है क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे, खासकर अलजेब्रा और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में। अब हम देखेंगे यूनिटरी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वाइडली यूज मेथड है। आप चाहें तो इसे प्रॉफिट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, इसे हम रेशियो प्रोपोर्शन के कई तरह के क्वेश्चंस में, एजेस में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, या फिर टाइम एंड वर्क में, कई जगह हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होती है कि हम पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और फिर उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, या उससे हम निकाल सकते हैं उसके मल्टीपल्स। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10 पेन है, हमारे पास 10 पेन है, उनकी कॉस्ट है टोटल 100 रुपीज़। अब हमें निकालनी है 30 पेन्स की या 40 पेन्स की। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक पेन की कीमत निकालते हैं। एक पेन 100/10 हमें देगा 10, तो एक पेन की कीमत 10 रुपये है। अब हम इसमें से कितने भी पेन की कीमत निकाल सकते हैं। आपसे अगर 5 की पूछे, आपसे 50 की पूछे, आपसे 30 की पूछे, तो आप क्या करेंगे, एक की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10। एक की वैल्यू 10 है, 50 की वैल्यू हो जाएगी 50 × 10। सिमिलरली 30 × 10। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। गिवन नंबर, अगर हमें कोई यूनिट दी है, उसकी कुछ भी प्राइस दी है, वैल्यू दी है, कोई भी उसकी क्वांटिटी दी हो, हम पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। उस एक चीज़ की वैल्यू निकालने के बाद हम उसके बाद कितनी भी वैल्यूज़ की चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो ये यूटिलिटी होती है यूनिटरी मेथड्स की। अब यूनिटरी मेथड दो टाइप से यूज़ में आता है। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके दो वेरिएशंस हैं, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एक क्वांटिटी को, तो जो दूसरी क्वांटिटी एसोसिएटेड है वो भी उसी के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे है, अगर हम स्पीड कांस्टेंट कर दें तो जो हमारा ट्रैवल टाइम रहेगा वो बढ़ जाएगा अगर हमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी है तो। जैसे एक टाइम स्पीड डिस्टेंस की हमें इक्वेशन पता है, होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डायरेक्ट वेरिएशन में हमें ये एग्जांपल क्या कह रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड, हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। तो अगर हम इसे कर दें, ये हमने इसे कांस्टेंट कर दिया, स्पीड वेरी नहीं करेगी। अब आप देखेंगे, अगर मैं सेम स्पीड पे 1 घंटे ट्रैवल कर रहा था तो कुछ डिस्टेंस पे जाता। अब यदि मैं 2 घंटे ट्रैवल करूंगा तो मेरा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, या जब टाइम कम होगा, मैं आधे घंटे ट्रैवल करूंगा तो डिस्टेंस भी मैं कम कवर कर पाऊंगा। तो जब टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, जब टाइम घटता है तो डिस्टेंस भी घटता है। तो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब एक बढ़ता है तो अपने साथ वाले को भी बढ़ा ले जाता है, ये घटता है तो अपने साथ वाले को भी घटा ले जाता है। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। A truck traveling at some speed covers 60 km distance in 2 hours. How much distance it will cover in 3 hours at same speed? सेम स्पीड पे वो कितना किलोमीटर कवर करेगा। अब हम इसे या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम दो इक्वेशन लिखेंगे, उनको आपस में सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना चाहेंगे जो कि फास्ट वर्क करेगा। हमें दिया है 2 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है। अब हमने अभी इक्वेशन देखी थी, जब यहाँ पर मैं इक्वेशन साइड में लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर जब डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम बढ़ता है, डिस्टेंस घटता है तो टाइम घटता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि कांस्टेंट स्पीड पे
डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 घंटे का टाइम है तो हमारा डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अगर 1 घंटे का टाइम होता तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाता, 60, हमारा डिस्टेंस हो जाता 60 डिवाइड बाय 2 जो कि होता 30 किलोमीटर्स। तो 2 घंटे में हम 60 किलोमीटर कवर कर पाए, 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर कवर कर पाए। अब हम कितने भी टाइम के लिए निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यूनिटरी मेथड में यही इंपॉर्टेंट है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। 1 यूनिट निकालने के बाद हम कितने भी यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 की हमने वैल्यू निकाल ली, अब हम 3 के लिए निकाल लेंगे। 3 के लिए करेगा 30, 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90 किलोमीटर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब कब हम डायरेक्ट लगाएंगे, कब हम इनडायरेक्ट लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन पे या हमारे गिवन पैरामीटर्स पे कि वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या इनडायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। हमारे केस में डायरेक्टली वेरी कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी हमने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस, अब है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, या जब पहली क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। जैसे हम टाइम स्पीड वाला ही केस ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें कि डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, तो स्पीड और टाइम में क्या होगा, स्पीड इनवर्सली वेरी करेगी टाइम से। अब आप देखेंगे अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है, मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर कवर करना है, अगर हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर हम कम स्पीड से जाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये होते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है, या पहली चीज़ घट रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इस तरह से काम करता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में हमने क्या देखा था, एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, या पहली चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ भी घटने लगती है। इस तरह से काम करता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे ये हमें एक एग्जांपल दिया है, इसी से समझ लेते हैं। अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours. टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 hours, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रक। अब इस केस में आप देखोगे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, स्पीड और टाइम। तो इनवर्स के केस में हम क्या करते हैं, फिर से हम लिखेंगे 2 hours के लिए जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर 1 hour के लिए होता, 1 hour में हमें सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, तो होता 60 × 2, और हमसे पूछा क्या गया है 3 hours के लिए, तो 3 के लिए हो जाएगा 60 × 2 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आप डिफरेंस नोटिस करेंगे, तो 2 घंटे कोई डिस्टेंस थी जिसे 2 घंटे में हम 60 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रहे थे। उसी डिस्टेंस को अगर हम 1 घंटे में कवर करना चाहते हैं तो हमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगती, लेकिन अगर हम 3 hours में कवर करना चाहते हैं तो हम 40 किलोमीटर पर आवर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसके प्रोपोर्शन में कितनी भी उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 2, 3, 5, 50, 60, 90 कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनवर्स और डायरेक्ट में आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, डायरेक्ट में जब हम यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमने 60 को डिवाइड किया था 2 से, लेकिन यहाँ पे जब हम 1 यूनिट की निकाल रहे हैं तो हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। फिर सेकेंड स्टेप, जैसे मान लीजिए मैं इसे इस तरह से मार्क कर देता हूँ, ये है हमारी फर्स्ट स्टेप और ये है हमारी सेकेंड स्टेप। सेम चीज़ यहाँ पर, ये है हमारी फर्स्ट स्टेप, ये है हमारी सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट स्टेप करी थी डायरेक्ट वाले में तो हमने डिवाइड किया था, यहाँ पर जब हमने फर्स्ट स्टेप करी तो हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर जब हमने सेकंड स्टेप करी तो आप देखेंगे हमने मल्टीप्लाई किया है।
लेकिन यहाँ पे जब हमने सेकंड स्टेप करी तो हमने 3 को डिवाइड किया है। तो इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, तो ये ध्यान आप रखिएगा कि क्या स्टेप में हम क्या करते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे स्टेप्स का, क्योंकि अगेन इसी वाले फॉर्मूले से समझिए, डायरेक्ट वाले में दो चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं इस तरह से कि जब पहली बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। जैसे यहाँ पर था, हमने देखा था जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा टाइम भी बढ़ रहा था, जब डिस्टेंस घटने लगता तो हमारा टाइम भी घटने लगता। लेकिन अब अगर हम स्पीड और टाइम को देखें, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, अगर स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है। हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी वजह से ये 1 और 2 वाले जो स्टेप्स हैं, आप डायरेक्ट और इन्वर्स में देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं हम पहले ये देखते हैं कि हमारे गिवन रिलेशंस, जो दो क्वांटिटीज़ हम निकाल रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं तो हम उसे इस तरह से करेंगे, अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं तो हम उसे इस तरह से करेंगे। ये 1 और 2 वाले जो स्टेप्स हैं दोनों में आप हमेशा ध्यान रखिएगा अलग अलग है। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है और दूसरे में ऑपरेशन रिवर्स तरीके से हो रहा है। तो ये हमने देखा था, आज का जो सेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट है। अब कुछ 4-5 क्वेश्चंस है जो हम करके देखते हैं, जो हमने अभी तक सेशंस में सीखे थे उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमें डिवाइड करना है 60 को 1 और 2 के रेशियो में बिटवीन कीर्ति एंड अनु। अब इसे करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे अलजेब्रा के फॉर्म में करें कि इसे हम लिखें x, इसे हम लिखें +2x, फिर हम कहें कि ये दो सम टोटल हो जाएगा 3x और ये इक्वल टू है 60 के। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 1x यानी कीर्ति को मिलेगा 20 और अनु उसे 2 टाइम्स मिलेगा तो वो हो जाएगा 40। ये तरीका है हमारा अलजेब्रा के फॉर्म में करने का। अब हम इसे अगर हमारे यूनिटरी मेथड से करें, डायरेक्ट करना चाहें, तो 3 करस्पॉन्ड्स टू 60, टोटल 3 यूनिट्स हैं, 3 करस्पॉन्ड्स टू 60, तो हम यूनिटरी मेथड से 1 का निकालेंगे, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे हमें 1 और 2 में करना है तो 1 का मतलब 20, 2 का मतलब 2 × 20 मतलब 40। तो आप देखेंगे जब हम कोई भी, ये तो छोटा सा इक्वेशन था या छोटा सा क्वेश्चन था, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो हम वेरिएबल्स से बचने के लिए इस तरह से हम यूनिटरी मेथड या रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस है स्कूल का मैरी के घर से और जॉन के घर से, दोनों का जो रेशियो दिया है 2:1, रेशियो है 2:1। अब हमें बताना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, इन दोनों में से स्कूल के सबसे ज़्यादा पास कौन रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर है 2 यूनिट्स और यहाँ पर है 1 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली 1 यूनिट छोटा होगा। अब वो 1 यूनिट जब हम देखिए, जब हम रेशो लिखते हैं 2:1, तो एक चीज़ तो हमने ऊपर देखी थी कि यूनिट लेस होता है। अब यूनिट लेस होता है तो 2/1, 2 किलोमीटर्स, या तो हम इसे कह दें 2 किलोमीटर्स, इसे हम कह दें 1 किलोमीटर्स, या इसे हम कह दें 2 मीटर्स, इसे हम कह दें 1 मीटर, या इसे हम लिख दें 2 सेंटीमीटर्स, या इसे हम लिख दें 1 सेंटीमीटर। हम यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। यही फ़ायदा है रेशोज़ का, हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में काम नहीं करना पड़ता कि 2000 लेनी पड़ रही है या एग्जैक्ट 200 लेनी पड़ रही है। हम सिंपल से रेशोज़ लेंगे होल नंबर्स में और उनसे हम सॉल्व करेंगे। कन्वीनियंस होता है कैलकुलेशन करने में। तो आप देखेंगे हमें यूनिट से तो कोई मतलब रहता ही नहीं है, रेशो में कोई यूनिट नहीं होती, रेशो हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस नंबर है। तो जो छोटा नंबर है वो ऑब्वियसली उसके पास होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 की वैल्यू 100 है या 1 किलोमीटर है, 100 मीटर है, या ये 200 मीटर है, या ये 2 किलोमीटर है। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो हमेशा 1 या 1 यूनिट जो लेसर यूनिट है वो उसके पास ही होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि क्या 30, 40, 45 और 60 प्रपोर्शन में है। तो प्रपोर्शन में चेक करने का तरीका है, हमें पता है प्रपोर्शन चेक करना है मतलब दो हमारे रेशोज़ बनेंगे और उन दो रेशोज़ को हमें एंड में इक्वेट करना है। तो हम पहला रेशो लिख लेते हैं 30 और 40, और दूसरा रेशो हम लिख लेते हैं 45/60।
60। एक चीज़ आप प्रोपोर्शन में और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नंबर्स आपको प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब, अगर आपको नंबर्स दिए हैं 30, 40, 45, 60, तो हम इसी ऑर्डर में इसे लिखेंगे। हम ऑर्डर यही लेंगे, इसे हम ए मानेंगे, इसे हम बी मानेंगे, इसे हम सी मानेंगे और इसे हम डी मानेंगे। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि हम 30/60 ले लें और यहाँ पर 45/40 ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी नंबर्स प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं हमेशा एक ऑर्डर में दिए जाते हैं, और हमें भी सॉल्व करते टाइम उस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो हमें दिया है 30, 40, तो हम लिखेंगे 30/40। फिर हमें दिया है 45 और 60, हम लिखेंगे 45/60। अब हमें पता है यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये है 40/60, ये 15 से डिविजिबल है, 15 × 3 और 15 × 4। तो यहाँ से हमने, यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 10 था, यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 15 था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने दोनों साइड से हटा दिए, हमें मिला 3/4 = 3/4। चूंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों प्रोपोर्शन में है। अगर किसी वजह से यहाँ पर 60 की जगह 66 हो जाता तो ये 45/66 हो जाता, और ये जो इक्वेशन हमारी बनती सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अ मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 liters ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1.5 liters ऑफ पेट्रोल। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें एक चीज़ तो पता है, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अब यूनिटरी मेथड में दूसरी जो हमें सेकंड स्टेप देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम देखेंगे, अगर हम ज़्यादा पेट्रोल डलवाएं तो हम ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं, अगर हम कम पेट्रोल डलवाएंगे तो हम कम लीटर कवर कर पाएंगे। मतलब दोनों चीज़ें या तो साथ में बढ़ रही हैं या साथ में कम हो रही हैं, इसका मतलब दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हम यहाँ से लिखेंगे 5 लीटर में हम 220 किलोमीटर जा सकते थे। तो यूनिटरी मेथड में हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 लीटर में हम कितना जाते, हम लिखेंगे 220 / 5। अब हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा है कि 1.5 लीटर में कितना जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1.5 में हम जाएंगे 220 / 5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम 10, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × 3, जो कि होगा 66 किलोमीटर्स। तो इस तरह से आपने देखा, हमने यूनिटरी मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व किया। हम इसे इक्वेशन बना के भी यूज़ कर सकते थे कि डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, फिर हम 2 इक्वेशंस लिखते और फिर हम उन्हें आपस में सॉल्व कर देते, लेकिन हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड से इसे करना चाहते हैं। तो यूनिटरी मेथड में यही इंपॉर्टेंट था कि पहले तो हमें देखना है कि यूनिटरी मेथड हम लगा पाएंगे कि नहीं, फिर लगाएंगे तो हम उसमें डायरेक्ट वाला वेरिएशन लगाएंगे या इनडायरेक्ट वाला वेरिएशन लगाएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a + b / a - b की, और गिवन है हमें a by b = 5/3। तो क्वेश्चन से हमें दिख रहा है कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन है। हमें गिवन वैल्यू है a / b = 5/3। तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो में देखा था कि अब सबसे ऊपर हम न्यूमरेटर में a + b को ऐड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा a + b, और डिनोमिनेटर में a - b। सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 + 3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 - 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, आंसर हमारा हो जाएगा 4/1। तो हमसे वैल्यू पूछी थी a + b / a - b की, तो आंसर हो जाएगा 4/1। तो इस तरह से हमने आज के क्वेश्चंस देखे। हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो देखा, यूनिटरी मेथड देखी, रेशियोज देखे, प्रोपोर्शंस देखे और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी। ये सारे बेसिक्स हैं जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये सब पता होने चाहिए। इसके अलावा तो सिर्फ इनकी एप्लीकेशन चलती रहती हैं, आप अलग अलग क्वेश्चन टाइप देखते जाएंगे, आप उन्हें मेथड्स देख के सॉल्व करते जाएंगे। तो ये था आज का सेशन, हम इसे आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसकी जो PDF रहेगी सेशन की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।